नमस्कार बच्चों, आज हम इतिहास विषय का इस वीडियो में अध्ययन करेंगे। जैसा कि आपने पिछले वर्ष भारत के प्राचीन कालखंड का अध्ययन किया था, लेकिन इस वर्ष हम मध्यकालीन कालखंड का अध्ययन करेंगे। मध्यकालीन जो कालखंड है वह ईस्वी सन 9वीं शताब्दी से लेकर 18वीं शताब्दी तक माना गया है और यह कालखंड इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। और इसी कालखंड में जो इतिहास के साधन है उसका हम अध्ययन करेंगे, अर्थात मध्यकालीन इतिहास के साधनों का हम अध्ययन करेंगे। और इसी पर हमारे पाठ का नाम रखा गया है इतिहास के साधन। इतिहास के साधन अर्थात इतिहास, सबसे पहले इतिहास क्या है? इतिहास अर्थात बीती हुई घटना या बीती हुई घटना को हम बोल सकते हैं या भूतकाल की घटना बोल सकते हैं। तो अगर इसका हम संधि विच्छेद करेंगे, इति धन ह धन आस, अर्थात ऐसा हुआ है। और उसकी परिभाषा हम इतिहास की जानेंगे। तो इतिहास की परिभाषा है भूतकाल में घटित घटनाओं की कालक्रम के अनुसार प्रामाणिक और वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर दी गई जानकारी को इतिहास कहते हैं। एक बार और बच्चों थोड़ा ध्यान से सुनिए। भूतकाल में घटित घटनाओं की कालक्रम के अनुसार प्रामाणिक और वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर दी गई जानकारी को इतिहास कहते हैं। तो इस परिभाषा को आप अपने दिमाग में एकदम बढ़िया से रख लीजिए, क्योंकि परीक्षा में भी ये पूछा जाता है इतिहास की परिभाषा। तो हम आगे बढ़ते हैं। इतिहास की दृष्टि से महत्वपूर्ण घटक, अर्थात इतिहास किस पर निर्भर करता है, किन घटकों पर निर्भर करता है, तो उसमें चार जो घटक हैं वो बहुत महत्वपूर्ण हैं, जैसे व्यक्ति, समाज, स्थान और काल। ये चार जो इसी चारों घटकों पर इतिहास की जो भूतकाल की घटनाएं होती हैं वह निर्भर करती हैं। अब आते हैं इतिहास के साधन। इतिहास के साधन में बच्चों, अर्थात इतिहास का साधन हम जब बनाते हैं तो वह किन मुद्दों पर आधारित होती है, तो उसके लिए यहाँ पर दो मुद्दे रखे गए हैं। जैसे यहाँ पर पहला है, जिन विश्वसनीय प्रमाणों के आधार पर इतिहास लिखा जाता है उन प्रमाणों को इतिहास के साधन कहते हैं। जैसे एक बार और सुन लीजिए, जिन विश्वसनीय प्रमाणों, हम ऐसे वैसे कोई भी प्रमाण आधार नहीं मान सकते, विश्वसनीय है तो उन्हीं प्रमाणों को आधार मानकर हम इतिहास लिखा जाता है और उन प्रमाणों को इतिहास के साधन कहते हैं। और यहाँ पर आइए देखिए, इन साधनों को अत्यंत सूझबूझ और विश्लेषणात्मक पद्धति द्वारा उपयोग करना आवश्यक होता है। तो इन दोनों बातों का ध्यान में रखकर हम इतिहास के साधन का चुनाव करते हैं। और आते हैं, अब देखिए इसके आगे हम बढ़ते हैं, इतिहास के साधनों का वर्गीकरण। बेटा, इतिहास के साधनों का वर्गीकरण करते समय हमने यहाँ पर तीन घटक दिए हैं। यहाँ पर भौतिक साधन, लिखित साधन और मौखिक साधन, अर्थात इन तीनों साधनों का ही वर्गीकरण के रूप में उपयोग किया जाता है। अब भौतिक साधन में यहाँ पर हम सिर्फ भौतिक साधन की तरफ ध्यान देंगे। भौतिक साधन में क्या है? तो भौतिक साधन किसे कहते हैं? तो भौतिक साधन में वस्तुओं और भवनों अथवा उनके अवशेषों को इतिहास के भौतिक साधन कहते हैं। एक बार और ध्यान से सुनिए, वस्तुओं, इसमें वस्तुओं का समावेश होता है और भवनों अथवा उनके अवशेष, अगर उनके अवशेष मिलते हैं तो उनको इसमें समाहित किया जाता है, सम्मिलित किया जाता है, उसे इतिहास के भौतिक साधन कहते हैं। तो बच्चों आप नीचे देख रहे हो कि यहाँ पर मैंने भौतिक साधन लिखा और उसके तीर के निशान करके बहुत सारे शब्दों को मैंने यहाँ पर लिखा है। तो ये भौतिक साधन के अंतर्गत आते हैं। इसमें हम देखेंगे भौतिक साधन में सबसे पहले हम ले लेंगे किले या गढ़, दूसरा है स्मारक, तीसरा भवन, चौथा गुफाएं, पांचवा शिलालेख, फिर सिक्के, फिर ताम्रपट। तो ये सारे जो हैं शब्द यह भौतिक साधन के अंतर्गत आते हैं। और इसमें हम पहले किले और गढ़, एक मुद्दा यहाँ पर लेते हैं, जो शब्द है किले या गढ़। किले और गढ़ के अंदर जो किले के प्रमुख प्रकार है उसमें आता है गिरी दुर्ग, वन दुर्ग, जल दुर्ग और जमीनी किला। गिरी दुर्ग अर्थात गिरी मतलब पर्वत होता है, पहाड़ों पर बने हुए किले होते हैं। वन दुर्ग मतलब जंगलों के अंदर किले बनाए जाते थे। जल दुर्ग मतलब पानी के अंदर, और जमीनी किला, इन किलों के द्वारा जो पहले के राजा महाराजा रहते थे वह दुश्मनों से अपनी रक्षा करते थे और इस किलों के अंदर अपना निवास स्थान बनाए रहते थे।
और यह इतना मजबूत होता था कि दुश्मन इसको तोड़ नहीं सकता था। इसीलिए इन किलों के अंदर रहकर वह अपनी सुरक्षा और अपने सैनिकों की सुरक्षा और जानमाल की सुरक्षा करते थे। यहाँ पर आते हैं दूसरा स्मारक। स्मारक में क्या क्या चीज़ें सम्मिलित होती है? समाधि, मकबरा, उकेरे हुए मोटे, शिलालेख। शिलालेख का मतलब होता है शिला मतलब पत्थर, लेख मतलब पत्थर पर लिखी हुई जो भी उस समय की जो भी चीज़ें रहती थी उस पर लिखा जाता था, तो उसे शिलालेख कहते हैं। और उसको हम दूसरे भाषा में दूसरे शब्दों में कह सकते हैं विरगल कहा जाता था। विजय स्तंभ, ये बेटा विजय स्तंभ क्या होता था? अगर कोई राजा दूसरे राज्य को जीतता था तो वह कुछ अपने निशानी के तौर पर, अपने नाम या कुछ भी निशानी के तौर पर वहाँ पर एक स्तंभ बनाता था और उस पर विजय पताका उसकी लहराती थी, तो उसे हम क्या कहते हैं? विजय स्तंभ कहते हैं। अब आता है तीसरा बेटा भवनों। भवनों में यहाँ पर देखिए रजवाड़ा, राजा का वाड़ा होता था, मंत्रियों का निवास होता था जो राजा के साथ रहते थे, और समान लोगों के मकान, इसको भवनों में सम्मिलित किया गया है। गुफाएं, गुफाएं तो आप जानते हो बेटा कि जंगलों वगैरह में गुफाएं बनाकर और सुरक्षा के लिए हम इसका उपयोग करते थे। अब आता है सिक्के। सिक्के बहुत महत्वपूर्ण हैं। सिक्के का जो काल, सिक्का किसी भी शासन काल के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता था। तो ये सिक्के किस रूप में बनाए जाते थे? कौन कौन से धातुओं का उपयोग करके बनाए जाते थे? सोना, चांदी व तांबे जैसी धातुओं का उपयोग करके सिक्के ढाले गए, अर्थात बनाए जाते थे। और ये सिक्कों में अगर आप देखेंगे तो इससे धातु विज्ञान का भी ज्ञान होता है हमें, कि उन्हें सोना, चांदी और तांबे जैसी धातुओं का ज्ञान हो गया था उस समय। और यहाँ पर देखेंगे सम्राट अकबर के समय जो सिक्के ढाले गए थे या बनाए गए थे, उसके ऊपर राम और सीता का चित्र अंकित था, और हैदर अली के सिक्कों पर शिव और पार्वती का चित्र अंकित था, और पेशवाओं के सिक्कों पर अरबी अथवा फारसी भाषा का उपयोग किया जाता था। अर्थात जो अवशेष या सिक्के प्राप्त हुए हैं उस पर ऐसे चित्रों का, ऐसी भाषाओं का उपयोग दिखता है। इससे उस समय के धार्मिक समन्वय की भी जानकारी हमें प्राप्त होती है। तो सिक्के के माध्यम से हम उस समय के बहुत सारे चीज़ों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब आता है शिलालेख। तो यहाँ पर देखिए शिलालेख। शिलालेख, शिला मतलब पत्थर, पत्थर पर जो लेखन किया जाता था उसे हम क्या कहते थे? शिलालेख। पत्थर अथवा दीवार पर उकेरे गए लेखों को शिलालेख कहते थे। पत्थर और बड़ी बड़ी दीवार, आप जाइए कि जो पुराने समय के जो भी किले या जो भी देखने वाले दर्शनीय चीज़ें हैं वहाँ पर आप दीवारों पर देखोगे बहुत सारे लेखन किए गए हैं, तो उससे स्पष्ट हो जाता है कि पत्थर अथवा दीवारों पर उकेरे गए लेखों को हम क्या कहते हैं? शिलालेख कहते हैं। अब आता है ताम्रपट। ताम्रपट अर्थात तांबे का उपयोग करके, तांबे के पतले से पत्थर का उपयोग किया जाता था इसमें, और उसके ऊपर जो भी लेख, राजा के आदेश और निर्णय लिखकर एक राज्य से दूसरे राज्य में राजाओं को भेजा जाता था, या उस पर लिखकर जनता जो थी वहाँ की नागरिक उसको संदेश दिया जाता था। इसीलिए इस पर लिखा गया ताम्रपट में, तांबे के पत्थर पर उकेरे गए लेखों, आदेश अथवा निर्णय को ताम्रपट कहते हैं। अब आता है बेटा, आपने इतनी सारी चीजें पढ़ी इसमें, जैसे भौतिक साधन में भौतिक साधन की परिभाषा, वस्तुओं और भवनों अथवा उनके अवशेषों को इतिहास के भौतिक साधन कहते हैं। इन सारे साधनों के जो भी शब्द आपको दिखाई दिए, जो भी प्रकार यहाँ पर दिखाई दिए, उनके द्वारा भौतिक साधन में हम क्या क्या चीज़ों को समझ सके और इससे हमें क्या क्या जानकारियाँ प्राप्त हुई, और इससे हमारे इतिहास के जो भी क्रम थे उसमें हमें कौन कौन सी महत्वपूर्ण जानकारियों का हमें ज्ञान हुआ, उसके कुछ मुद्दे मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं। जैसे देखिए, वास्तुओं में वही भवन, किला, स्मारक, इसका समावेश होता है। वास्तुओं अगर नाम आ गया तो आप कंफ्यूज मत होइए, इसका मतलब होता है इसके अंदर भवन, किला, स्मारक, इन और आदि भी और चीज़ें होती हैं, उनका समावेश किया जाता है। के अध्ययन से, इन सभी के अध्ययन से कालखंड, उस समय का जो काल का समय था वो पता चलता। वास्तुकला की शैली और उन्नति, उस समय की जो वास्तुकला की शैली उसकी क्या थी, उसकी उन्नति की कहाँ तक पहुँची थी, तथा लोगों की आर्थिक स्थिति के बारे में और जीवन का स्तर का बोध होता था, अर्थात ज्ञान होता।
तो इससे आपको समझ में आया हो कि वास्तुकला की शैली, उन्नति, आर्थिक स्थिति और जीवन स्तर का बोध होता था। भौतिक साधन का अगर हम ध्यान में रखेंगे तो ये चीज़ों का हमें ज्ञान होता है। अब आता है सिक्के। जो सिक्के उस समय के थे उसके आधार पर क्या होता था, सिक्कों के आधार पर उस समय के शासक कौन है, उनका कार्यकाल कब से कब तक चला, ईस्वी सन तक, शासन व्यवस्था कैसी थी उनकी, धार्मिक अवधारणाएं, धर्म के प्रति उनके विचार क्या थे, व्यक्तिगत विवरण, प्रत्येक व्यक्ति के कुछ ऐसे स्पेशल व्यक्ति रहते थे, विशेष व्यक्ति, उनका विवरण उसमें रहता था। आर्थिक गतिविधियाँ, और आर्थिक गतिविधियाँ कैसी थी, धातु विज्ञान, इसमें देखिए बच्चों धातु विज्ञान की प्रगति। धातु विज्ञान की प्रगति में जैसे मैंने कहा तांबा, सोना, चांदी, इस सभी की जानकारी हो गई थी। तो ये इसमें कहाँ तक मतलब प्रगति पहुंची है इसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है, और उनको धातु की पूरी तरह से जानकारी हो चुकी थी। धार्मिक समन्वय, जैसे मैंने कहा था कि सम्राट अकबर के सिक्कों पर राम और सीता का चित्र था अंकित, और हैदर अली के सिक्कों पर शिव और पार्वती का चित्र अंकित था, और पेशवा के सिक्कों पर अरबी और फारसी भाषा का उपयोग किया गया था। तो इसके अर्थात मुस्लिम शासक होने के बावजूद भी हिंदू धर्म के प्रति या अन्य धर्मों के प्रति उनके अंदर क्या समन्वय का भाव दिखाई देता था। भाषा का व्यवहार, जो भाषा थी, जरूरी नहीं था कि जो शासक था वो अपनी भाषा ही थोपता था, तो जो वहाँ की व्यवहारिक जो भाषा थी उसका भी उन्होंने प्रचलन रखा और उसकी शुरुआत रखी, इसलिए भाषा का व्यवहार भी अच्छा था। अब आदि यहाँ पर के विषय की जानकारी हमें प्राप्त होती है, अर्थात सिक्कों के माध्यम से शासक, कार्यकाल, शासन व्यवस्था, धार्मिक अवधारणाएं अर्थात विचार, व्यक्तिगत विवरण, आर्थिक गतिविधियाँ, धातु विज्ञान की प्रगति, धार्मिक समन्वय, भाषा व्यवहार आदि विषय की हमें जानकारी बहुत अच्छी तरीके से उनके अवशेषों या साधनों से प्राप्त हो जाती है। अब आते हैं शिलालेख तथा ताम्रपट द्वारा तत्कालीन भाषा। शिलालेख अर्थात पत्थर पर लिखे हुए लेख, ताम्रपट पर जो आदेश और निर्णय लिखे जाते थे वह तत्कालीन भाषा होती थी, अर्थात उस समय जो भाषा का प्रचलन होता था उसी भाषा का उपयोग करके लिखा जाता था। और लिपि की भी जानकारी उससे मिल जाती थी कि कौन सी लिपि का उपयोग किया गया। सामाजिक जीवन, यहाँ पर जो सामाजिक जीवन उस समय का कैसा था उसके बारे में भी चित्रों के माध्यम से या शब्दों के माध्यम से लेख लिखे जाते थे। निर्णय, राजा के आदेशों का निर्णय उसमें रहता था, आदि के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। बच्चों आज हमने इतिहास की परिभाषा, इतिहास की दृष्टि से महत्वपूर्ण घटक, इतिहास के साधनों का वर्गीकरण में हमने 3 साधन है इसके, लेकिन आज हमने भौतिक साधन के बारे में पढ़ा। तो भौतिक साधन क्या है उसकी परिभाषा समझे हमने आज, और भौतिक साधन में बहुत सारी चीज़ें जो आई उसके पढ़ाई की, और भौतिक साधन के मुख्य मुद्दे उससे हमें क्या क्या जानकारी प्राप्त हुई यह हमने आज पढ़ा। तो इसी वीडियो को बार बार देखिए और आज जो भौतिक साधन मैंने पढ़ाया उसको समझिए, और अगले वीडियो में हम लिखित साधन और मौखिक साधन का अध्ययन करेंगे।